ट्यूटोरियल प्रीवियस क्लास में हम स्टोमेटल मूवमेंट की थ्योरीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें से जो लास्ट थ्योरी पे हमने डिस्कशन किया था वो थी तो इस थ्योरी के बारे में या इस थ्योरी को किसने दिया? लेविट ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार जो स्टोमेटा में होने वाले मूवमेंट्स हैं वो पोटेशियम आयन की गति पे निर्भर करते हैं या पोटेशियम आयन के स्थानांतरण पर निर्भर करते हैं। तो मैंने इसमें बताया था कि जो सबसिडियरी सेल्स होती है या सहायक कोशिकाएं होती है उनमें पोटेशियम आयन पाए जाते हैं, जिनका स्थानांतरण गार्ड सेल्स में हो जाता है, जिससे स्टोमेटा के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया होती है। तो मैंने इसको एक रो फॉर्म में समझाया था, एक रे फॉर्म में, कि ये स्टार्च है, ये स्टार्च गार्ड सेल्स में सबसे पहले तो पेप में चेंज होगा, फिर ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में चेंज होगा, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे मैलिक एसिड में चेंज होता है। मैलिक एसिड में जब ये चेंज होगा तो यहाँ आके मीन्स गार्ड सेल्स में जब स्टार्च पेप में, फिर पेप से CO2 और H2O की प्रेजेंस में ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में चेंज होता है। उसके बाद में ये होता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड यहाँ पर मैलेट और केटाइन में टूट जाता है, और इस वक्त ये जो कंप्लीट प्रोसेस हो रही है ये हो रही है गार्ड सेल्स में। अब मैंने बताया था कि ये थ्योरी किस पे आधारित है? पोटेशियम आयंस पर। तो मैंने बताया था थ्योरी शुरू करने से पहले कि जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनमें पोटेशियम आयन पाया जाता है। अब इस वक्त क्या होगा कि ATP की प्रेजेंस में ये जो पोटेशियम आयन है ये इस मैलेट से रिएक्शन करेगा, मीन्स ये सहायक कोशिकाओं से ये पोटेशियम आयन ATP की हेल्प से ऊर्जा लेके इस मैलेट से रिएक्शन करेगा और पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन करता है। ये पोटेशियम मैलेट वाटर सॉल्युबल होता है, जिससे OP और DPD का मान इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सॉल्युबल फॉर्म आ गई तो यहाँ पे ये सेल सेप की कंसंट्रेशन को हाई कर देते हैं। जब सेल सेप की कंसंट्रेशन हाई होगी तो OP और DPD का मान बढ़ेगा। OP और DPD का जब मान बढ़ेगा तो यहाँ पर एंडो ऑस्मोसिस होगा, मीन्स सबसिडियरी सेल्स में जो वाटर कंटेंट है वो गार्ड सेल्स में आ जाएगा। एंडोऑस्मोसिस के बाद में TP का मान बढ़ेगा, मीन्स टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, किसमें? गार्ड सेल्स में। और जब टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो स्टोमेटा ओपन होंगे, तो इनकी जो वॉल्स होती है वो खिंच जाती है बाहर की ओर या फैल जाती है, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ये है सहायक कोशिकाएं।
और ये है ये इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसका प्रतिपादन लेविट ने किया था और यह आधुनिक और सर्वमान्य थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग गार्ड सेल्स में उपस्थित स्टार्च डे कंडीशन में या लाइट की प्रेजेंस में पेप में चेंज होगा, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज होगा, फिर ये बाद में मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। मैलिक एसिड में चेंज होने के बाद में क्या होता है, यह मेलेट और केटायन में टूट जाता है। इस समय एटीपी की हेल्प से जो एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, यह सब्सिडियरी सेल्स में उपस्थित पोटेशियम आयन मेलेट के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम मेलेट का फॉर्मेशन करता है, जिससे सेल सेप की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और ओपी और डीपीडी का मान भी हाई हो जाता है और सब्सिडियरी सेल्स में उपस्थित वाटर कंटेंट गार्ड सेल्स में आ जाता है, मीन्स उसमें एंडो ऑस्मोसिस हो जाता है, जिससे गार्ड सेल्स की टीपी का मान इंक्रीज हो जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब डार्क कंडीशन रहेगी तो जो स्टार्च है वो मैलिक एसिड में चेंज नहीं होगा, ना मेलेट का फॉर्मेशन होगा ना केटायन का। इससे जो सब्सिडियरी सेल्स होती है उसमें पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और ना ही पोटेशियम मेलेट का फॉर्मेशन होता है, जिससे सेल सेप की कंसंट्रेशन घट जाती है, क्योंकि पोटेशियम मेलेट बनता ही नहीं है तो कंसंट्रेशन लो रहेगी, जिससे ओपी और डीपीडी का मान लो हो जाएगा। एक्सोऑस्मोसिस होगा, टर्गर प्रेशर का मान यहाँ पे जो पहले बड़ा था वो अब कम होगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। फिर मैंने पढ़ाया था आपको रंध्रीय गतियों को प्रभावित करने वाले कारक। तो उसमें फर्स्ट है लाइट, सेकंड है CO2, थर्ड है pH और फोर्थ है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो जब लाइट प्रेजेंस रहेगी तो स्टोमेटा ओपन रहेंगे और स्टोमेटा का ओपन रहना लाइट की टाइमिंग और उसकी इंटेंसिटी मीन्स प्रकाश के समय और तीव्रता पर भी निर्भर करता है। लाइट जितनी देर तक रहेगी उतनी ही देर तक स्टोमेटा ओपन रहेंगे, तो लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन होते हैं। सेकंड है CO2। तो जब CO2 की कंसंट्रेशन डार्क हो या लाइट हो, कंसंट्रेशन हाई होती है गार्ड सेल्स में, तो स्टोमेटा ओपन होंगे, चाहे वो कंडीशन डार्क हो या लाइट हो, मीन्स दिन हो या रात हो। अगर CO2 की कंसंट्रेशन हाई है तो CO2 की कंसंट्रेशन हाई होने पर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे और जब CO2 की कंसंट्रेशन लो होगी तो ये ओपन रहेंगे, क्योंकि दिन के समय में CO2 लेवल कम होता है तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं और रात के समय CO2 की कंसंट्रेशन हाई होती है, इसलिए स्टोमेटा क्लोज होते हैं। फिर है pH। तो pH का जो मान होता है वो CO2 कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है, मीन्स अगर pH हाई होगी तो स्टोमेटा ओपन होंगे और अगर pH लो होगी तो स्टोमेटा क्लोज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि
CO2 लेवल हाई होने पर pH का मान कम होता है और CO2 लेवल लो होने पर pH का मान बढ़ता है। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं। मीन्स हाई pH पे स्टोमेटा ओपन होंगे और लो pH पे स्टोमेटा क्लोज होंगे। फिर आती है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वातावरणीय आर्द्रता। तो वातावरणीय आर्द्रता या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर लॉस होता है, मीन्स एनवायरमेंटल जो उसका लॉस होता है वाटर का, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वातावरण में नमी है। इस कारण से ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। फिर आपके आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन रेट में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से होंगे इसमें? पहले हम बात करेंगे बाह्य कारक। तो बाह्य कारक कौन से कारक होते हैं? जैसे कि वायु, प्रकाश एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लाइट की। तो लाइट की उपलब्धता रहेगी, मीन्स डे कंडीशन में ट्रांसपिरेशन होगा और जब डार्क होगा तो ट्रांसपिरेशन या तो नहीं होगा या बहुत ही कम मात्रा में होगा। मीन्स इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार होता है कि जब लाइट की इंटेंसिटी या टाइम का इंक्रीमेंट होता है या लाइट की तीव्रता बढ़ेगी और उसमें समय ज़्यादा रहेगा, लाइटिंग टाइम, तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। अगर लाइट कम रहेगी या कम समय के लिए रहेगी तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। इसलिए इसका सीधा संबंध होता है। फिर आती है एयर। तो हवा जितनी ज़्यादा तेज रहेगी या जितनी तीव्रता रहेगी उस हवा की, तो जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ से पानी वाष्प के रूप में जल्दी उड़ेगा और ट्रांसपिरेशन रेट भी ज़्यादा रहेगी। तो ये इसका भी सीधा संबंध होता है यहाँ पे। अगर सोइल में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, मीन्स पानी की उपलब्धता ज़्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। मीन्स नम जो सोइल होती है, तो जितनी ज़्यादा वो नम रहेगी उतना ही ज़्यादा उसमें ट्रांसपिरेशन होगा और जितनी ज़्यादा ड्राई रहेगी उतना ही उसमें ट्रांसपिरेशन कम होगा, ताकि प्लांट की डेथ ना हो सके। फोर्थ है आपके टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का आपके क्या इफेक्ट होता है कि ये जो इनमें सीधा संबंध आ रहा है, वैसे ही टेम्परेचर बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा।
और जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ही ट्रांसपिरेशन रहेगा, और जितना कम टेम्परेचर रहेगा उतना ही कम उसमें ट्रांसपिरेशन रहेगा। तो तापमान के आधार पर इसमें कुछ विशेष इफ़ेक्ट पाए जाते हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ। जब टेम्परेचर हाई होता है तो हाई टेम्परेचर होने से उसमें वाटर लॉस ज़्यादा होगा, या यूँ बोलूँ कि उसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, तो प्लांट की पत्तियाँ मुरझा जाती है। और जब पत्तियाँ मुरझा जाती है तो इसे बोलते हैं विल्टिंग या म्लानी। हाई टेम्परेचर पर जब वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है या ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होती है तो प्लांट की पत्तियाँ वाटर लॉस के कारण मुरझा जाती है, जिसे विल्टिंग या म्लानी कहते हैं। ये विल्टिंग को इसकी कंडीशन के बेस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये 2 टाइप कौन से हैं? तो इस विल्टिंग या म्लानी को, प्लांट के मुरझाने को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी वो होती है जैसे कि मान लो दोपहर के समय में टेम्परेचर हाई होता है, और जब टेम्परेचर हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ेगी। जब ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ती है तो वाटर लॉस होगा और प्लांट मुरझा जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, मीन्स इवनिंग या नाइट कंडीशन में जब टेम्परेचर कम होगा तो ये मुरझाया हुआ प्लांट वापस से फ्रेश हो जाएगा। तो अपनी मुरझाई हुई कंडीशन से वापस फ्रेश कंडीशन में जब प्लांट आ जाता है तो इसे बोलते हैं अस्थायी म्लानी या टेम्पररी विल्टिंग। लेकिन इसके अपोजिट क्या होता है कि टेम्परेचर अधिक होने पर ट्रांसपिरेशन अधिक होगा, लेकिन उस जो प्लांट की सॉइल वाटर है वो कम होगा, या सॉइल में उपस्थित वाटर कंटेंट कम होता है। इसको दोबारा से समझेंगे। हाई टेम्परेचर होगा और ट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा होता है और उस प्लांट की जो सॉइल है उसमें पानी की उपलब्धता कम होती है तो प्लांट मुरझा जाता है। अब क्योंकि टेम्परेचर कम भी हो जाएगा लेकिन जो सॉइल में वाटर कंटेंट है या पानी की उपलब्धता है वो कम है, तो वो प्लांट को प्राप्त नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे प्लांट वापस फ्रेश अवस्था में नहीं आ पाएगा और वो मर जाएगा। इस प्रकार की विल्टिंग होती है परमानेंट विल्टिंग। फिर आप क्या आते हैं यहाँ एंटी ट्रांसपिरेंट्स मीन्स वाष्पोत्सर्जन को
कम करने वाले पदार्थ। तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो प्लांट की अन्य क्रियाओं जैसे ऐसे रासायनिक पदार्थ जो प्लांट की अन्य या आवश्यक क्रियाओं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण और प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित किए बिना वाष्पोत्सर्जन को कम कर देते हैं, प्रतिवाष्पोत्सर्जक या एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहलाते हैं। दोबारा से बोलेंगे, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो प्लांट की अन्य आवश्यक क्रियाओं को जैसे कि फोटोसिंथेसिस एवं प्लांट ग्रोथ को प्रभावित किए बिना वाष्पोत्सर्जन को कम कर देते हैं, प्रतिवाष्पोत्सर्जक कहलाते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑयल, सिलिकॉन, वैक्स, रंगहीन प्लास्टिक और एब्सिसिक हार्मोन। तो प्रतिवाष्पोत्सर्जक क्या है? ऑयल है, सिलिकॉन है, वैक्स है और रंगहीन प्लास्टिक है और एब्सिसिक हार्मोन है। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं और स्टोमेटा को आंतरिक रूप से बंद करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में आपके आता है बिंदु स्राव या ग्यूटेशन, जिसकी खोज कुछ बुक्स में तो दिया हुआ है बर्गस्टेन ने की थी, कुछ में दिया हुआ है डी बेरी ने की थी। तो ग्यूटेशन क्या होता है? सबसे पहले कि प्लांट के क्षतिग्रस्त भागों या किनारों से जल का बिंदुओं के रूप में निकलना। क्या होता है बिंदु स्राव? प्लांट के क्षतिग्रस्त भागों या पत्तियों के किनारों से जल का बिंदुओं के रूप में निकलना बिंदु स्राव या ग्यूटेशन कहलाता है। और ग्यूटेशन नम्य व आर्द्र जलवायु में रहने वाले प्लांट्स में सर्वाधिक होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल घास, टमाटर आदि। और बिंदु स्राव की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा हर्ब्स में या शाखीय पादपों में होती है। तो प्लांट्स के क्षतिग्रस्त भागों से या लीफ के किनारों से जल का बिंदुओं के रूप में बाहर निकलना ग्यूटेशन कहलाता है। यह नम्य व आर्द्र जलवायु वाले प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि घास, टमाटर आदि। इसके अलावा यह शाखीय पादपों में देखने को मिलता है। और जो
बिंदु स्राव से जो जल बाहर आता है या जल का निष्कासन होता है, ये जल अशुद्ध जल होता है। ट्रांसपिरेशन में जो जल का लॉस होता है वो जनरली शुद्ध होता है, लेकिन बिंदु स्राव से जो जल का निष्कासन होता है बूंदों के रूप में, वो अशुद्ध जल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें शुगर, अमीनो एसिड्स, सुक्रोज आदि उपस्थित होते हैं, इसलिए वह अशुद्ध जल होता है। जैसे कि ये लीफ है, तो आप देखोगे इसके किनारों पर बूंदों के रूप में जो जल निकलता है वह बिंदु स्राव होता है। ये उन प्लांट्स में होता है जिन प्लांट्स में जल का अवशोषण या वाटर एब्जॉर्प्शन तो ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है या वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो म्यूटेशन किन प्लांट्स में होगा? जिनमें ट्रांसपिरेशन तो कम होता है, लेकिन उन प्लांट्स द्वारा जल का अवशोषण ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें ग्यूटेशन की क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि उन प्लांट्स में मूल दाब या रूट प्रेशर का मान ज़्यादा होता है, इसलिए यह प्रोसेस होती है। इसके द्वारा अशुद्ध जल निकाला जाता है। अशुद्ध जल मीन्स उसमें शुगर, अमाइनो एसिड्स आदि उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ये जो जल निकलता है ये विशेष प्रकार के पोर्स द्वारा निकलता है। इन पोर्स को बोलते हैं हाइडेथोट्स या जल रंध्र। ग्यूटेशन की प्रक्रिया विशेष प्रकार के रंध्रों द्वारा की जाती है, जिन्हें हाइडेथोट्स या जल रंध्र कहते हैं। ये जो जल रंध्र होते हैं इनकी गार्ड सेल्स में गति नहीं पाई जाती है। ये है इनकी गार्ड सेल्स। इनकी गार्ड सेल्स में गति नहीं पाई जाती है, ये इसलिए सदैव खुले रहते हैं। और इनकी जो सेल्स होती है वो छोटी और कोमल होती है। तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करती हूँ।
सो ये दी हुई स्ट्रक्चर है हाइड्रोथोड या जलरंध्र को शो कर रही है। तो इसके अंदर जो ये एंड्स होते हैं वो वेंस के एंड होते हैं, जो जाइलम के लास्ट पार्ट्स होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है, ये जो स्ट्रक्चर है इसकी अपर एपिडर्मिस है और इसमें स्पॉन्जी टिश्यू पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो छिद्रनुमा संरचना है इसे बोलते हैं जलरंध्र या हाइड्रोथोड्स। और इसके बाहर जो सेल्स हैं वो होती है गार्ड सेल्स, जो हमेशा खुली रहती है। और इसमें ये जाइलम टिश्यूज़ है और ये इसमें मेसोफिल सेल्स होती है। तो इस तरह आपके बिंदुस्राव टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ट्रांसपिरेशन और बिंदुस्राव में अंतर बताऊंगी। थैंक यू।